हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा वेव्स एंड ऑसिलेशन में वेव्स ऑसिलेशन एंड acoustics sound last 2 units with the help of previous year questions asked in various previous year various previous year examinations. ठीक है, so in previous video I am discussed 20 questions, most important question for the upcoming examination. Definitely you solve these questions and as much as possible. ठीक है, तो now without any delay this video start from 20 question number 21. ठीक है, question number 21 is that when stationary wave are set up. ठीक है, in previous video last question is based on the stationary wave. I am discuss about how stationary wave are formed. Question number first, condition number first is same frequency. ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी मतलब कोहेरेंट सोर्स। दूसरा सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। थर्ड, जो ट्रेवलिंग ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इनका क्या होगा, फिर सुपर इम्पोज होगा। सुपर इम्पोज मीन्स इनका एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक न्यू वेव फॉर्म होगी। न्यू वेव फॉर्म, कहीं पे एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है वहाँ पर क्या बनता था बेटे, एंटी नोड बनता था। और जहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता था, मिनिमम होता था या ज़ीरो होता था, वहाँ पर क्या बनता था, नोड बनता था। दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। व्हेन स्टेशनरी वेव आर सेट अप, और जनरली द एम्पलीट्यूड होता था हमारे पास 2a cos kx, दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ, और एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसका मतलब टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। किस में डिपेंड करेगा, पोजीशन। और इंटरफेरेंस में किस में डिपेंड करता था, पोजीशन पर, टाइम पर डिपेंड। ठीक है, तो यहाँ जो है हमारे पास पोजीशन पर डिपेंड करेगा। किस में डिपेंड करेगा, पोजीशन पर डिपेंड करने वाला है एम्पलीट्यूड। क्लियर। तो अब देखते हैं, तो व्हेन स्टेशनरी वेव आर सेट अप, एनर्जी इज प्रोपोगेटेड एट द रेट डबल दैट ईच कंपोनेंट इन प्रोग्रेसिव वेव। बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। सेकेंड स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट इज दैट द एनर्जी ट्रांसफर इज जीरो अलोंग द पाथ, दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, देखो स्टेशनरी वेव क्या बनती है जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है, और जो एम्पलीट्यूड होता है वो टाइम पे डिपेंड करता नहीं है। तो वी से दैट कि जो एनर्जी ट्रांसफर होता है अलोंग द पाथ, वो क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी, दैट इज द एनर्जी ट्रांसफर इज जीरो अलोंग द पाथ। क्लियर। जस्ट एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। देयर इज अ नो लॉस ऑफ एनर्जी, देयर इज अ नो लॉस इन द मीडियम। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग। एंड फोर्थ ऑप्शन इज दैट द एनर्जी डेंसिटी सेम नहीं रही। ठीक है, सेम एट ईच एंड, ये क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है हमारे पास कि द एनर्जी इज ट्रांसफॉर्मर, क्या ट्रांसफर इज जीरो अलोंग द पाथ। ठीक है, बिकॉज हियर द एम्पलीट्यूड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द पोजिशन, so we can say that the energy transfer is zero along the path. Getting now. Question number 22. Question number 22 was asked in UPPCS Pre 2010. This is the most important questions for the upcoming examination. Question is that medium विच फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज एट एंटीनोड। सबसे पहले तो एंटीनोड क्या होता है, वेयर एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जो एंटीनोड में क्या क्या होता है, ठीक है, एंटीनोड में जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो रेट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन वेलोसिटी,
यहाँ जो डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी होती है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, डेंसिटी और चेंज इन प्रेशर में क्या होता है, जो चेंज आता है जीरो आता है। क्या आता है, जीरो आता है। कहाँ पर, एंटी नोड्स में। जबकि नोड्स की बात करूंगा तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है, जीरो। एम्पलीट्यूड जीरो होगा तो जो वेलोसिटी होगी डी वाई बाई डी टी ये भी जीरो होगा। अगर डी वाई बाई डी टी जीरो होगा तो जिसकी वजह से जो प्रेशर होगा और डेंसिटी होगा ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम हो जाता है। क्लियर है ना, तो ये क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, कि एंटीनोड में विच मीडियम विच फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक चेंज एट एंटीनोड्स। ठीक है, तो डेंसिटी भी नहीं होती, प्रेशर भी नहीं होती है, दोनों भी नहीं होते हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी। एट एंटीनोड्स में देयर इज अ नो चेंज इन डेंसिटी और प्रेशर, जस्ट चेंज इन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। Getting this is the most important question for the upcoming examination. Now, question number 23. Question number 23, which was asked in UPPCS 2005. Question is that ultrasonic waves generated through ultrasonic means above 20 kilohertz. U for ultra, U for above, ऊपर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की वेव्स को जो हमारे लिए ऑडिबल नहीं है, जिसको हम नहीं सेंस कर सकते हैं, तो उसको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विद द हेल्प ऑफ पीजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जनरेट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक वैसे भी आप इसे एलिमिनेशन से कर सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक है नहीं, फेराडे पॉसिबल है नहीं, कॉम्पटन है नहीं, ये सब क्या है, ये पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चंस। ओके, नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 24. Question number 24 was asked in UPPCS 2005. Question is that longitudinal wave cannot, ठीक है, सबसे फर्स्ट longitudinal wave required. गिव योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, अपना आंसर भी क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि इसका कौन सा सही होगा। इसको चलने के लिए क्या चाहिए, प्रोपोगेट के लिए मीडियम चाहिए इसको। ठीक है, क्लियर हो चुका है। तो जो होती है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव की यूनिक वेवलेंथ होती है, बिल्कुल सही है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है साउंड वेव, ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में आया, क्या साउंड वेव पोलराइज्ड नहीं होती है। ठीक है, तो कैन नॉट पोलराइज्ड। ठीक है, जबकि जो लाइट वेव होती है, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांस जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो पोलराइज्ड नेचर को शो करती है। ठीक है, जैसे लाइट वेव इन ट्रांसवर्स इन नेचर हम कहते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी आया एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पोलराइजेशन की जो प्रॉपर्टी है लॉन्गिट्यूडनल वेव या साउंड वेव रिप्रेजेंट नहीं करती है। बाकी सी ये भी सही है, ये बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, तो जो करेक्ट नहीं करती है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव और साउंड वेव क्या होती है हमारे पास, पोलराइज्ड नहीं होती है, कैन नॉट बी पोलराइज्ड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन बी। ठीक है, आप भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और चेक करो कि आपने कितना स्कोर कर रहे हो आउट ऑफ 20। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप अपना स्कोर कार्ड मेरे से शेयर करेंगे, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ रात रात को उठ के, वो सक्सेस हो रही है, वो सही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये सब आप लोगों के लिए। देखो स्टेशनरी वेव का एक और क्वेश्चन, ये तो इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, इसको बोल दो UKSSC LT 2024 में, तो इसको दे ही दो, ये लेके ही रहेगा मुझे लग रहा है, बिना इसके जाने वाला नहीं है। अब स्टेशनरी वेव क्या होता था, मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो स्टेशनरी वेव होते हैं हमारे पास, ठीक है, स्टेशनरी वेव फर्स्ट वीडियो में भी और इसमें भी इस तरीके से डिस्कस किया था। ये कैसे बनती है इनवेलप, वो भी मैंने डिस्कस किया था उसमें। ये इस तरीके से, ठीक है, ये जैसे गिटार है, गिटार को मैंने क्या किया, एक बीच से प्लग किया, प्लग करने के बाद छोड़ दिया, छोड़ने के बाद इस तरीके से क्या होगी, वेव जनरेट होती है।
ठीक है ना। तो यहाँ देखो, ये देखो, ये इस पॉइंट को देखो, इसको देखो और इसको देखो और इस पॉइंट्स को देखो। यहाँ क्या बन रहा है, नोड, यहाँ क्या बनेगा, नोड, यहाँ क्या बनेगा, नोड। ठीक है, और ये कैसा है, बाउंड है, ये कैसा है, बाउंड है। ठीक है, ये बाउंड है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, नोड बनेगा। ये वाला पार्टिकल कभी एसएचएम कर ही नहीं रहा है। ये जो पार्टिकल है ना, ये एसएचएम नहीं कर रहा है, ये एसएचएम नहीं कर रहा है, ये एसएचएम नहीं कर रहा है, लास्ट वाला पार्टिकल। तो देखो यहाँ जो हमारे पास है, यहाँ जो ये जो पार्टिकल है वो नीचे को आ रहा होगा ऐसे, ये पार्टिकल नीचे को आ रहे होंगे ऐसे। ठीक है, और ये वाले पार्टिकल ऐसे ऊपर को आ रहा होगा ऐसे, ये वाले पार्टिकल ऐसे ऊपर को आ रहा होगा। ठीक है, और ये वाले जो पार्टिकल के ग्रीन वाले जो पार्टिकल है, ठीक है, ये जो ग्रीन वाले पार्टिकल है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर को आ रहे होंगे ऐसे, ये पार्टिकल ऐसे। ठीक है, ये और यहाँ से ऐसे नीचे को आ रहे होंगे ऐसे, ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, लूप। इसको हम क्या बोलते हैं, लूप लेंथ बोलते हैं इसको। यहाँ से यहाँ तक का नोड से नोड की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लूप लेंथ बोलते हैं, लूप लेंथ, लूप लेंथ, लूप लेंथ। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर फ्री एंड, ये क्या है, फ्री, फ्री एंड में हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड बनेगा। और यहाँ देखो एम्पलीट्यूड, ये क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या बनने वाला है, एंटी नोड बनेगा। ठीक, यहाँ पर भी एंटी नोड बनने वाला है। ठीक है, एंटी नोड बनने वाला है। तो ये स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव की कंडीशन मैंने बताया है, सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और प्रोपोगेटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। सुपर पोजिशन से क्या होगा, एक नई वेव बनेगी। ठीक है, सुपर पोजिशन से एक नई वेव बनने वाली है हमारे पास, क्या बनेगी, सुपर पोजिशन से हमारे पास क्या बनने वाली है, एक नई वेव बनेगी। ठीक है, जिसको हम स्टेशनरी वेव बोलेंगे। तो इन स्टेशनरी वेव में हम देखते हैं कि क्या हमसे क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन इसका हम फर्स्ट, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है एग्जाम में। स्टेशनरी वेव में क्या होता है, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द फेज। बिल्कुल गलत बात है, सभी पार्टिकल सेम फेज में तो वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। देखो यहाँ ऊपर कर रहे हैं और यहाँ नीचे कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ना। तो सभी पार्टिकल क्या है, एक फेज में वाइब्रेट तो नहीं कर रहे हैं। क्लियर, सेम फेज में वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्लियर, तो पहला वाला तो गलत है। ऑल द एंटीनोड्स वाइब्रेट इन द फेज, एंटीनोड, एंटीनोड, बिल्कुल ये भी गलत, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पर क्या है, ये एम्पलीट्यूड 2a है। ठीक है, एंटीनोड भी क्या है, सेम उसमें नहीं कर रहे हैं, वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर ऊपर को आ रहे हैं और यहाँ को नीचे को आ रहे हैं, अपोजिट फेज में कर रहे हैं। एंटीनोड टू एंटीनोड कैसे कर रहे हैं, देखो ये यहाँ पर ये एंटीनोड बन रहा है और ये एंटीनोड, तो एंटीनोड से एंटीनोड कैसे मूव कर रहे हैं, ये अपोजिट फेज में कर रहे हैं, सेम फेज में नहीं कर रहे हैं, 180 फेज में कर रहे हैं मोशन, 180 फेज है, आउट ऑफ फेज है। थर्ड देखते हैं, और द अल्टरनेट एंटीनोड्स वाइब्रेट इन द सेम फेज। एक ये है, यहाँ को नीचे को और यहाँ को भी क्या हो रहा है, नीचे को। ठीक है, अल्टरनेट वाला सही है, अल्टरनेट क्या कर रहे हैं, ये इन सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नाउ ऑप्शन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। ऑल द पार्टिकल बिटवीन कंजिक्यूटिव नोड्स वाइब्रेट इन द फेज। सेम फेज में वाइब्रेट करने का मतलब, देखो नोड्स से नोड के बीच में जो पार्टिकल है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर जा रहा है और 2 सेंटीमीटर नीचे आ रहा है, 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेम फेज में बोलते हैं। इसका मतलब हुआ बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स ऑल द पार्टिकल वाइब्रेट इन द सेम फेज, सेम फेज। दो कंजिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो पार्टिकल होता है वो सेम फेज में वाइब्रेट करता है। ये इतना ऊपर, ये नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बट बट जो अगल बगल नोड और एंटी नोड के जो पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, वो अपोजिट फेज में, एंटी नोड के जो पार्टिकल होते हैं, वो एंटी नोड के जो पार्टिकल होते हैं अपोजिट फेज में वाइब्रेट करते हैं। जबकि इस एनवलप के अंदर नोड से नोड में जो पार्टिकल होते हैं वो सभी क्या कर रहे हैं, एक साथ वाइब्रेट कर रहे हैं। एक साथ वाइब्रेट करने का मतलब 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे, 2 सेंटीमीटर ऊपर 2 सेंटीमीटर नीचे। क्लियर, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नॉलेज अबाउट द स्टेशनरी वेव। तो थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट, सब गलत। वन
1 2, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट एंड ओनली थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ आर द करेक्ट ऑप्शन। सबको क्लियर है? अगर क्लियर है, अगर मजा आ रहा है तो सी मजा का एम टाइप करेंगे। अगर सबको मजा आ रहा है इस टाइम पर तो सबको मजे का एम टाइप करेंगे। फील आना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में फील इज टू इम्पोर्टेंट फॉर, ठीक है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टेशनरी वेव। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 26 विच वाज आस्क्ड इन यूपीटीजीटी 2001, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इज दैट एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 1, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास एक्स डैश इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इसको थोड़ा सा साइन में बना दो, फेज सेम कर दो, ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, फाइव वन इक्वल टू पाई बाय सिक्स आ रहा है, और फाइव टू इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई बाय टू। तो डेल्टा फाइव अगर हमको फाइंड आउट करना है, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा पाई बाय टू माइनस पाई बाय सिक्स, ठीक है। फेज डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है, फेज डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। साइन के बाद जो भी टर्म होता है उसको फेज बोलते हैं, साइन के बाद जो भी टर्म होता है ये पूरा फेज है, इसको पूरा फेज बोलेंगे, ठीक है। तो ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा, सिक्स से एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा, थ्री पाई माइनस पाई, ये आ जाएगा टू पाई बाई सिक्स, तो थ्री जा सिक्स, तो पाई बाई थ्री, पाई बाई थ्री, ठीक है। तो ठीक है ना, पाई बाई थ्री इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच वॉज प्रेजेंट इन ऑप्शन ए, ठीक है। इस तरीके के भी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन में होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 27 which was asked in UPTGT 2003, और दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूके ट्रिपल एस सी उत्तराखंड सहायक अध्यापक 2024 के लिए। ये भी लीक्ड क्वेश्चन है, लीक्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव नोड्स, नोड्स मतलब नोड्स से नोड्स की जो डिस्टेंस होती है वो लेमडा बाई टू होती है बेटे, एंटी नोड्स से एंटी नोड की डिस्टेंस वो भी लेमडा बाई टू होती है, और नोड से एक एंटी नोड की जो डिस्टेंस होती है वो लेमडा बाई फोर होती है, ठीक है। तो ये अभी मैंने विजुअलाइज भी किया था, नोड से नोड लेमडा बाई टू, नोड एंटी नोड से एंटी नोड लेमडा बाई टू, और नोड से एंटी नोड, नोड से एंटी नोड कितना होता है बेटे, लेमडा बाई फोर होता है, ठीक है। क्लियर हो चुका है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हमसे कंजिक्यूटिव नोड्स की बात कर रहा है, नोड्स से नोड में पाई बाई फोर भी नहीं होगा तो लेमडा बाई टू होगा। देखो लेमडा बाई टू और पाई, लेमडा बाई टू और लेमडा बाई फोर बोथ आर प्रेजेंट इन द ऑप्शन। इफ यू हैव डाउट देन यू विल बी डू रॉन्ग ऑप्शन, सिलेक्ट रॉन्ग क्वेश्चंस ऑप्शंस, ठीक है। तो लेम नोड, नोड से नोड की बात करूंगा लेमडा बाई टू, एंटी नोड से एंटी नोड लेमडा बाई टू, नोड से एंटी नोड लेमडा बाई फोर, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी। Now moving on question number 28 which was asked in UPPCS pre 2010 and after that UPPGT 2011। देखा प्रीवियस ईयर करने का क्या फायदा लग रहा है, फायदा तो है। इन द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, जनरली क्या होता है सुपरपोजिशन ऑफ वेव में जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी का क्या होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन। रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता था वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता था, और जहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होता था, मिनिमम होता था, वहाँ पर क्या बनता था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता था। जैसे सेम है, एंटी नोड में क्या हो रहा है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम तो वहाँ पर कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, नोड में एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, जीरो, तो वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव बन रहा है। तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है बेटे, देयर इज ए नो लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी जस्ट गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 29 विच वॉज आस्क इन यूपी पीजीटी फिजिक्स 2016 में पूछा गया है। तो क्या बोल रहा है कि साउंड वेव इन हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जो साउंड वेव है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल है, सबसे पहली बात लॉन्गिट्यूडनल वेव है, और लॉन्गिट्यूडनल जो साउंड वेव होती है वो लिक्विड
सॉलिड, गैस, तीनों में क्या कर सकती है, प्रोपोगेट कर सकती है। ठीक है ना। तो जो साउंड वेव है, साउंड वेव क्या होता है, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि बिकॉज इट रिक्वायर्ड मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स तो है नहीं, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होंगी, लिक्विड में भी, गैस में भी क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर। स्टेशनरी हो नहीं सकती और इलेक्ट्रोनियम वेव हो नहीं सकती, क्योंकि मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। ठीक है, सो द बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, which was asked in UPPGT 2010, which was also very important question for यूके ट्रिपल एस सी एल टी 2024 के लिए भी, लेक्चरर के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस। तो जनरली हमसे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ बीट्स, बीट्स भी आपके एग्जाम, बीट्स भी आपके सिलेबस में एक टॉपिक है। बीट्स के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास टू वेव होनी चाहिए, टू वेव्स होनी चाहिए, स्लाइटली स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, क्या होना चाहिए, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। ठीक है, वो क्या होते हैं, सुपर इम्पोज होती हैं इसके बाद। और ट्रेवलिंग इन द, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आफ्टर दैट क्या होना चाहिए, आफ्टर दैट ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, यहाँ सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे तो इनके ट्रेवलिंग से क्या होगा, एक न्यू वेव फॉर्म होगी, न्यू वेव फॉर्म होगी। न्यू वेव फॉर्म का जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड हो किसके साथ, टाइम के साथ वेरी करेगा, एम्पलीट्यूड वेरी विथ टाइम, वेरी विथ टाइम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीट बोलेंगे। बीट क्या होता है, जनरली साउंड का राइज और फॉल होना, साउंड का राइज और फॉल होना ही क्या होता है, बीट होते हैं। ठीक है, एक राइज और एक फॉल, राइज से राइज के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक है, सपोज दैट इस तरीके से मेरे पास दो वेव हैं, उसका सुपर पोजिशन का मैं तुमको वो पिक्चर दिखा रहा हूँ। इस तरीके से ये क्या है, मेरे पास दो वेव हैं, उनके सुपर पोजिशन, उनके सुपर पोजिशन के बाद जो वेव मुझको मिली उसका है ये। इसका अगर हम एम्पलीट्यूड का एनवेलप बनाएं तो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये एम्पलीट्यूड का एनवेलप बनाएं तो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये राइस से राइस। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमा, मैक्सिमा से मैक्सिमा की बीच, इसको हम क्या बोलते हैं, बीट टाइम पीरियड बोलते हैं, बीट टाइम पीरियड, बीट टाइम पीरियड, बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया, मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच की, उसको हम क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, बीट फ्रीक्वेंसी। और मैक्सिमा से मिनिमा को क्या बोलते हैं, मैक्सिमा से मिनिमा, तो ये पूरा टाइम पीरियड हुआ है, मैक्सिमा से मैक्सिमा के बीच को हम क्या बोलेंगे, बीट टाइम पीरियड बोलेंगे। और मैक्सिमा से मिनिमा जो टाइम पीरियड होता है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड गेट हाफ, टाइम पीरियड गेट हाफ, टाइम पीरियड गेट हाफ, कहाँ पर, मैक्सिमा से मिनिमा। ठीक है, तो ये बीट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, फर्दर आगे को डिस्कस करते हैं। ये तो अबाउट बीट के बारे में क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक है ना, तो बीट आपको समझ में आ गया होगा कि बीट क्या होता है, साउंड का राइज और फॉल होना। एक राइज से राइज के बीच की बीच जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बीट टाइम पीरियड बोलते हैं। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है वो डिस्कस करते हैं हम, न्यू वन माइनस न्यू टू। बीट फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ बीट इन 1 सेकेंड, द नंबर ऑफ बीट इन पर सेकेंड, उसको हम बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और जनरली बीट फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट करने को क्या आता है, एग्जाम में आता है। ठीक है, जनरली बीट फ्रीक्वेंसी ही क्या करने को आता है एग्जाम में, बीट फ्रीक्वेंसी ही कैलकुलेट करने को आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ बीट प्रोड्यूस बाय टू वेव्स, दो वेव दे रखी हैं, कितनी वेव्स बीट्स प्रोड्यूस करेगा
पर सेकेंड, मतलब बीट फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है आपको। क्या फाइंड आउट करनी है? वी हैव टू फाइंड आउट बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हमको पता है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास, बीट फ्रीक्वेंसी होती है न्यू वन माइनस न्यू टू, और बीट टाइम पीरियड क्या होगा, वन अपॉन न्यू वन माइनस न्यू टू। तो न्यू वन यहाँ से निकालोगे और न्यू टू यहाँ से, तो इसको कंपेयर करो, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा, ओमेगा टी। तो ओमेगा वन इक्वल टू यहाँ पर से कितना आ गया, 2000 पाई आ गया। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू वन इक्वल टू 2000 पाई। तो पाई से पाई गया, न्यू वन इक्वल टू टू वन अपॉन टू वन जा, ये आ गया, क्या आ गया, न्यू वन इक्वल टू इतना हर्ट जा आ गया, 1000 हर्ट जा आ जाएगा। सिमिलरली देखो यहाँ से क्या निकालो, यहाँ से न्यू टू निकालो। न्यू टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 2010, 2010 अपॉन टू। तो न्यू टू इक्वल टू आ जाएगा 2 1 जा 2 ये, और 2 5 जा 10, ये आ जाएगा न्यू टू इतना हर्ट जा आ जाएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालो, न्यू वन माइनस न्यू टू, 1005 में से माइनस कर दो 1000, तो कितना आ जाएगा, न्यू वन माइनस न्यू टू, न्यू वन माइनस न्यू टू माइनस न्यू वन, बड़े में से माइनस करोगे, न्यू टू माइनस न्यू वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कितनी सुनाई देंगी हमको, 5। कितनी सुनाई देंगी, 5। कितनी सुनाई देंगी, न्यू टू माइनस न्यू वन निकालेंगे तो 5 बीट्स हमको सुनाई देंगी 1 सेकेंड में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बीट से रिलेटेड, और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो मैंने प्रोवाइड कर दी है कि बीट्स कैसे परफॉर्म होती है। तो सो द करेक्ट आंसर ऑफ 4 नॉट पॉसिबल, 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बीट फ्रीक्वेंसी इज ये, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बीट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, गेटिंग द क्वेश्चंस। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, 31 क्वेश्चंस इज बेस्ड ऑन अ टॉपिक लिसाजूस फिगर। दिस इज द, जितने भी क्वेश्चन लिसाजूस के कराऊंगा इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आएगा, इससे पहले कभी नहीं आया लिसाजूस फिगर से। तो ये हमारे पास यूके ट्रिपल एस सी LT 2024 में 100% एक क्वेश्चन लिसाजूस फिगर से आएगा। जनरली लिसाजूस फिगर होता क्या है हमारे पास, कि जब हमारे पास व्हेन, ठीक है, व्हेन टू एसएचएम, लिसाजूस, अगर लिसाजूस फिगर की बात करेंगे तो मैं देखो इसकी डेफिनेशन में बोल देता हूं कि जब व्हेन टू एसएचएम आर राइट एंगल, ठीक है, व्हेन, ध्यान से सुनेंगे, व्हेन लिख भी सकते हैं आप इसको, व्हेन टू एसएचएम, व्हेन टू सिंपल हार्मोनिक मोशन आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। ठीक है, जब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक्ट ऑन अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली, किसी पार्टिकल में एक साथ क्या करेंगे, एक्ट करेंगे, तो जो रिजल्टेंट पाथ ऑफ अ क्लोज्ड क्लोज्ड पाथ, ठीक है, द रिजल्टेंट पाथ ऑफ ए क्लोज्ड पाथ इज नोन एज लिसाजूस फिगर। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, लिसाजूस फिगर बोलते हैं। और जो लिसाजूस फिगर डिपेंड्स करते हैं, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, नंबर एक। दूसरा, किस में डिपेंड करते हैं, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू वेव में भी हम क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। और अगला क्या करते हैं, फेज पे डिपेंड करते हैं, फेज ऑफ टू वेव। तो ठीक है, तो दिस इज द importance of Lissajous figure, on which factor Lissajous figure depends on। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये तो 100% आपके एग्जाम में आएगा। टू सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ इक्वल फ्रीक्वेंसीज, देखो कभी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, कभी एम्पलीट्यूड अलग होता है, तो इसके अकॉर्डिंग की बात कर रहा हूं, विथ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड। इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड, दोनों इक्वल है, फ्रीक्वेंसी भी इक्वल है, एम्पलीट्यूड आर एट राइट एंगल, राइट एंगल तो होंगे ही, टू ईच अदर आर कंबाइंड विद अ फेज, फाई आपको दिया है 90 डिग्री बिटवीन देम, द रिजल्टेंट लिसाजूस फिगर ट्रेसेस आउट। तो मैं आपको क्या कर देता हूँ, एक लिस्ट बना के दे देता हूँ। ये लिस्ट तभी एप्लीकेबल होगी जब एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, और फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, सेम होगी। एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, और लिसाजूस फिगर किस तरीके से हम
फेज डिफरेंस हम बनाते हैं, यहाँ पर क्या होगा, लिसाजूस फिगर, ठीक है, लिसाजूस फिगर, और यहाँ पर क्या होगा, फेज डिफरेंस। कब? जब एम्पलीट्यूड और वो दोनों सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है और फ्रीक्वेंसी भी सेम है, तभी ये काम करेगी है, तभी ये काम करने वाली है, आइदर ये काम नहीं करने वाली है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, जब फेज डिफरेंस हमारे पास जीरो, जब फाइव हमारे पास जीरो और 180 होता है, तो जो उस समय जो लिसाजूस फिगर बनेगा वो क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन। व्हेन, जब फाइव हमारे पास, सेकंड सेकंड देखो, सेकंड की बात कर रहे हैं, जब फाइव जीरो से बड़ा और 90 से छोटा होगा, दूसरे को ध्यान से देखेंगे, व्हेन, जो फाइव जीरो से बड़ा और 90 से छोटा, कंडीशन दूसरा, जब फाइव 90 से छोटा, 180 से, 90 से बड़ा, 180 से छोटा, और थर्ड, जब फाइव 180 से ग्रेटर, 360 से स्मॉलर, सॉरी 360 की जगह फर्स्ट 270 आएगा यहाँ, देन 360, गेटिंग 270। ये मैं तुमको दे रहा हूँ पूरा निचोड़, ठीक है, यहाँ से डेफिनेटली आपका 1 मार्क से एग्जाम में आएगा, ये 270 डिग्री। एंड जब फाइव ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, इन सब केसेस में, इन सब केसेस में आपके पास क्या बनने वाला है, इलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? इन सब केसेस में क्या बनने वाला है, इलिप्स। क्या बनेगा? इन ऑल दीज केसेस द लिसासूस नेचर ऑफ लिसासूस फिगर इज इलिप्स। एंड लास्ट केस इज जब फाइव 90 डिग्री और 270 डिग्री होगा, तो इस केस में क्या बनता है, सर्कल बनता है। इस केस में क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। अगर मजा आया तो मजे का एम टाइप करेंगे। इस फिगर में, इस टेबल में आपको फील आया तो फील का एफ टाइप करेंगे, फील का एफ टाइप करेंगे, फील का एफ टाइप करेंगे। ठीक है, तो इससे बाहर कभी नहीं आना चाहिए। ये कब लगेगा? जब एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए और फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, सेम, तभी ये पॉसिबल हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फेज 90 डिग्री है और एम्पलीट्यूड और वो सेम है, तो डेफिनेटली जो रिजल्टेंट लेसासूस फिगर होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग Lisasus figure is possible when amplitude frequency same and phi is 90. Yes. Give your answer quickly, 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 quickly. Yes. तो स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, 0 और 180 में होता है, इलिप्स होगा नहीं, पैराबोला होगा नहीं, तो क्या बचा? अब सर्कल ही बचा। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सर्कल। लिसासूस फिगर क्या होगा? सर्कल। और यहाँ मेंशन भी है 90 में। तो ये तो पूरी टेबल बड़ी काम की टेबल है, ये तो आपको एक नंबर 100% देगी। ठीक है, 100% देगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31 which was asked in UP pre 1999, which was also based in Lisasus figure. When two sinusoidal waves moving at right angle each other superimpose, then they produce beats के लिए पॉसिबल है नहीं, इंटरफेरेंस पॉसिबल है नहीं। तो जब दो एसएचएम क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं और साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं किसी पार्टिकल में, जो क्लोज्ड पाथ बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिसाजूस फिगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिसाजूस फिगर। सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ all these question based on Lisasus figure. Now question number 32 is that which was asked in UP PGT 2021। ठीक है, तो द शेप ऑफ द लिसासूस फिगर डिपेंड्स ऑन, मैंने बताया था एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, बिल्कुल सही है, फ्रीक्वेंसी में भी डिपेंड करता है, फेज डिफरेंस में भी डिपेंड करता है। तो ऑल ऑफ द बस। और ये क्वेश्चन यूके, ट्रिपल एस सी
LT 2024 लीक्ड हो गया, लीक हो गया। ठीक है ना, सब पे डिपेंड करेगा। अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड का रेशियो फेज चेंज करोगे तो लेसाजुस फिगर भी क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। और टेबल मैंने यहाँ मेंशन करी है अभी कैसे लेसाजुस फिगर चेंज होते जा रहा है। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 इज दैट यू विच वॉज आस्क इन यूपीपीसीएस 1995, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं एव 20 किलो हर्ट्ज मैकेनिकल वेव होती है, नॉट नॉट एम वेव। ठीक है, और बिलो बिलो 20 हर्ट्ज इंफ्रासोनिक, और 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ऑडिबल। ये क्या होती है बेटे, दिस इज द ऑडिबल, दिस इज द ऑडिबल जिसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, ऑडिबल। साउंड वेव होंगे तो ईएम वेव तो होंगे नहीं, ठीक है, मैकेनिकल ही वेव होंगी। तो आप फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन को ऐसे ही हटा सकते हैं। मैकेनिकल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी एवर 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, मैकेनिकल वेव होंगी, साउंड इज द मैकेनिकल वेव। ठीक है, और बिलो के लिए क्या हो जाएगा, ये इंफ्रासोनिक पूछता तो ये डी का करेक्ट आंसर हो जाता, बट हमसे अल्ट्रासोनिक पूछा है तो इसीलिए सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 34 which was asked in UPPCS Peri 1995. Question is that decibel क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है नहीं, वेवलेंथ ऑफ नॉइस है नहीं, ये क्या है, मेजर ऑफ साउंड लेवल। ठीक है, डेसिबल इज द लाउडनेस की यूनिट है डेसिबल, तो मेजर ऑफ साउंडनेस, लाउडनेस या मेजर ऑफ साउंड। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 35 which was asked in UP Pre 2002. Question is that which one of the following application not associated with ultrasonic? With the help of ultrasonic waves we can do crystals सिस्टम सिग्नलिंग भी कर सकते हैं, डेप्थ साउंडिंग भी कर सकते हैं, बट ऑप्टिकल ऑप्टिकल आपको देख रहा है ये लाइट से रिलेटेड है, रिलेटेड टू लाइट, सो ये पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, सो नॉट एसोसिएटेड की बात कर रहे हैं तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू अल्ट्रासोनिक वेव्स, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। गेटिंग नाउ question number 36 was asked in UPPGT 2009. Question is that the voice of a person recognized by, ठीक है, लाउडनेस इंटेंसिटी को बताता है, पिच फ्रीक्वेंसी को बताता है, क्वालिटी। अगर दो सेम पर्सन की आवाज़ को हमने आइडेंटिफाई करना है तो उसमें उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड। ठीक है, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। वन लाइनर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। जनरली लाउडनेस इंटेंसिटी के लिए यूज़ होता है, पिच फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है, और क्वालिटी टू डिफ्रेंशिएट सेम फ्रीक्वेंसी पर्सन आवाज। ठीक है, दो पर्सन की सेम फ्रीक्वेंसी की आवाज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ साउंड इज नोन एज क्वालिटी ऑफ साउंड। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 37 which was asked in UPPCS Peri 1994. Question is that the phenomena which does not take place in sound wave, ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है, लेक्चरर में भी आ चुका है और एलटी में भी आ चुका है, एनवीएस में भी पूछा, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है कि ऐसा फिनोमिना जो साउंड वेव में नहीं होता है, कह रहा है। तो मैंने बताया रिफ्लेक्शन तो होता है, इंटरफेरेंस भी होता है, डिफ्रैक्शन भी होता है, पोलराइजेशन नहीं होता है। ठीक है, जो साउंड वेव होती हैं वो पोलराइजेशन के इफेक्ट को नहीं ओवे करते हैं, बिकॉज साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, वाइल लाइट वेव शो पोलराइजेशन बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। क्लियर। Now, moving on, question number 38, which was asked in our famous Kumaon University. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, which of the following is not unit of loudness of sound? फोन, ये साउंड से रिलेटेड है, बेल ये भी है, डेसी बेल, वॉट, वॉट इज द नॉट यूनिट ऑफ लाउडनेस, सो द डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नॉट की बात पूछ रहा है, नॉट नॉट पूछ रहा है तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द नॉट, दिस इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नाउ क्वेश्चन नंबर 39 which was also asked in Kumaon University BSc फर्स्ट ईयर। तो 39 the resultant path of two simple harmonic motion which are perpendicular have equal frequency and zero phase difference। यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, अब यहाँ इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या था हमारे पास, वहाँ तो एम्पलीट्यूड भी सेम था और क्या था, फ्रीक्वेंसी भी क्या था, सेम था। दोनों चीज़ें क्या थी, सेम थी। बट यहाँ हमारे पास क्या है, इक्वल फ्रीक्वेंसी है और फेज क्या है, फाइव जीरो है, फाइव जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, तो इस केस में भी हमारे पास क्या होता है, फाइव, अगर हमारे पास फेज डिफरेंस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमारे पास परपेंडिकुलर तो होगा ही होगा, इक्वल फ्रीक्वेंसी पर जीरो फेज डिफरेंस अगर होता है, तो इस केस में कि ये जो लिसाजूस फिगर होता है और फेज डिफरेंस होता है, ये कब वैलिड है, जब फ्रीक्वेंसी तो क्या है, इक्वल है और एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एम्पलीट्यूड आर डिफरेंट। ए और बी हो सकते हैं दोनों के, एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, बट फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम, फ्रीक्वेंसी सेम। तो इस केस में हमारे पास अगर फाई जीरो होता है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। और पाई बाई फोर होता है तो क्या बनता है, ऑब्लिक, ऑब्लिक इलिप्स से बनेगा पाई बाई फोर में। ठीक है, और पाई बाई टू में भी कैसा बनेगा, इलिप्स ही बनेगा, पर कैसा होगा, सिमेट्रिकल इलिप्स। क्या होगा, सिमेट्रिकल इलिप्स। ठीक है, और थ्री पाई बाई फोर, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, थ्री पाई बाई फोर। थ्री पाई बाई फोर में क्या बनेगा, ऑब्लिक, ऑब्लिक इलिप्स ही बनेगा यहाँ पे। ठीक है, और पाई, और पाई में क्या बनेगा, फिर से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। ये कब है, ये कब है बेटे, पूरा पूरा याद रखेंगे तो ही मज़ा आने वाला है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं है, फिर तो फिर रटना ही पड़ेगा कि जब फ्रीक्वेंसी सेम है और एम्पलीट्यूड अलग अलग है, तो लिस्ट जब फाइव जीरो होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, जब फाइव जीरो होगा तो फेज जीरो होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जब फाइव पाई बाई फोर होगा तो ऑब्लिक इलिप, मतलब इलिप्स से ही बनेगा, ऑब्लिक इलिप्स से बनेगा। और इसके बाद जब फाइव पाई बाई टू होगा तो सिमेट्रिकल इलिप्स से बनेगा, सिमेट्रिकल इलिप्स से बनेगा। और इसके बाद जब फाइव थ्री पाई बाई फोर होगा 270, इसमें ऑब्लिक बनेगा फिर से। ठीक है, और उसके बाद जब फाइव पाई होगा तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करें कि अगर परपेंड फेज जीरो है, फेज क्या है, जीरो है और इक्वल फ्रीक्वेंसी है, तो फेज जीरो और ये है तो हमेशा क्या बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रेजेंट ऑन ऑप्शन डी। तो इस ये सेकंड टेबल को भी आपने फिंगर टिप्स में याद कर लेनी है। डेफिनेटली लिसाजूस फिगर इस बार 100% लेक्चरर या एलटी में तो 100% दिखेगा, और जो मैं क्वेश्चन कराए हैं तीन चार बेस्ड, ये थ्री और फोर फाइव लिसाजूस फिगर, इन्हीं में से कोई आएगा, इससे बाहर पूछे ही नहीं जाते हैं कभी। नाउ करेक्ट नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट, टुडेज वीडियोस लास्ट 28 क्वेश्चंस। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने तो पहले ही बोला है, ये तो क्या है, लीक्ड क्वेश्चन है, ये लीक्ड क्वेश्चन है, लेक्चरर में भी एंड एलटी में भी, दोनों में ये क्वेश्चन लीक है। क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट ग्रुप वेलोसिटी, कौन सा सही नहीं कह रहा है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला जो हमारे पास सेकंड आता है, थर्ड वाला, सेकंड, सेकंड मुझे लग रहा है कि गलत है ना, सेकंड इज नॉट करेक्ट, ये यहाँ पर ऐसा नहीं आता है, थर्ड करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर जो इनकरेक्ट की बात कर रहा है, दीज थ्री आर ए सी डी आर करेक्ट, ए सी डी आर, ए सी डी आर करेक्ट, ए सी डी आर, यहाँ पर प्लस भी आता है, वीपी प्लस के, ये प्लस वाला भी सही है, ये माइनस नहीं आता है।
अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ लेमडा ही आना चाहिए था, यहाँ के आ रहा है, ये गलत हो गया, क्योंकि के इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई लेमडा होता है, ठीक है। और v इक्वल टू ओमेगा बाई के होता है, और वी जी इक्वल टू क्या होता है डी ओमेगा बाई डी के होता है। बस यहाँ से सॉल्व करके ये 1 2 1 ये 3 पॉसिबल है, और ये ही क्या है पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्लियर हो चुका है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बेस्ड ऑन कंप्लीट वेव्स एंड ऑसिलेशन। मैंने वेव्स एंड ऑसिलेशन का कंप्लीट सिलेबस करा दिया है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन, those questions which are asked in various examination. So these questions are most important, most beneficial for you as much as possible, ठीक है। I cover all the topics with the help of previous year question and expected questions, and the questions important according to me, I prefer I uh, mention these question on this video. So in this video cover also 20 questions, ठीक है। So you also mention your fairly out of 20 how much marks you obtain from this series, clear, and as much as possible you share these videos as much as possible. And if you have, and the working of making test series will be ऑन प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस में चल रहा है। जैसे ही कंप्लीट होता है मैं 1 बाय 1, अगर कोई 1 बाय 1 लेना चाहता है, अगर कोई मेरे से वेव्स एंड ऑसिलेशन की लेना चाहता है, इतने क्वेश्चन तो मैं उसको दे ही रहा हूँ, प्लस और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उसमें दूंगा उसको प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो जिससे कि आपका सिलेक्शन क्या होगा 100%। मेरा एक ही टारगेट है, इस बार एल टी पार, डेफिनेटली मैं एल टी पार करा के ही रहूँगा। आपके 25 में से 25 मार्क्स आएंगे इस बार। यू हैव टू जस्ट फॉलो मी, ठीक है, एंड सपोर्ट मी एज मच एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू।